अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के 5वें लेक्चर में आपको वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IVP भी कहेंगे। उसके बाद हम एक थ्योरम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। ये उसके मुतालिक एक थ्योरम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि एक इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 हो, यानी ऑर्डर का मतलब उसमें कितने डेरिवेटिव ले चुके हो आप। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपने सिर्फ एक सिंगल डेरिवेटिव लिया हो उसको आप कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि एक जिसका ऑर्डर होगा। यानी इसमें इस इक्वेशन में आपने सिर्फ एक दफ़ा डिफरेंशियल लिया हुआ है dy/dx। इस तरफ एक फंक्शन है जो x और y का मिक्सचर है, कम्बिनेशन है। A differential equation of the form dy/dx is equal to f of xy is known as first order differential equation। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि a differential equation containing a differential of first order, यानी कि पहले ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव मौजूद है, then this differential equation is called first order differential equation। Like this एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। ओके, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो कि हमारा टॉपिक है आज का। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है, तभी आप उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकोगे। इनिशियल का वैसे मतलब क्या होता है? इनिशियल का वैसे मतलब होता है आगाज, स्टार्टिंग, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू। इफ अ प्रॉब्लम सब्जेक्टेड टू अ साइड कंडीशन, याद रखिएगा साइड कंडीशन एक वर्ड यूज किया, दैट साइड कंडीशन इज सेड टू बी एन इनिशियल वैल्यू। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको पहले समझाता हूँ, फिर आपको प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊंगा। अगर आपके पास कहते हैं कि एक एग्जांपल है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द एयर विद वेलोसिटी 30 ms-1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इफ, अब ये वाली एक इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ से ये सारी वाली, इट्स डिस्टेंस इज 0 व्हेन टाइम इज 0, यानी टाइम जब 0 होगा, टाइम इक्वल टू 0, तो देन आपके पास जो x है, जो कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो भी 0 होगा, ठीक है। फाइनल आपको जो वेलोसिटी आपको गिवन है वो 30 ms-1, ठीक है। जब टाइम कोई भी एक t टाइम था, t प्राइम, इनिशियली जब उसका टाइम 0 था स्टार्टिंग पे, तो तब उसका डिस्टेंस भी 0 था। अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 5 सेकेंड्स में, ठीक है। वेलोसिटी आप देखते हो कि वेलोसिटी होती है चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको डेरिवेटिव में लिख सकते हो, v इज इक्वल टू dx/dt, यानी कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, आपके पास v गिवन है 30 ms-1, तो v की जगह पे आप dx/dt कर सकते हो, और dt इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपके पास dx इज इक्वल टू 30 dt बन गया, ठीक है। तो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बाय इंटीग्रेटिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, इस तरफ जब आप इंटीग्रेट करते हो साथ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम देते हैं c। आप कुछ और नंबर भी ले सकते हैं, t भी होता है, आबाद होता हम k भी ले लेते हैं, तो इसको c जनरल हमने लिया। इस तरफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिव आपस में कट गए और बाकी रह गया x। इस तरफ 30 एज अ कॉमन है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ये भी कट गए, 30 t रह गया प्लस c एक कांस्टेंट। अब ये आपके पास एक फैमिली ऑफ सॉल्यूशन आ गया, फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें आपने इनिशियल कंडीशन पुट करके इस c की वैल्यू निकालनी। इनिशियल कंडीशन कौन सी थी?
कि इफ इट्स डिस्टेंस इज इट्स डिस्टेंस इज 0 व्हेन टाइम इज 0, यानी जब टाइम 0 होगा, t 0, x 0 हो जाएगा। तो इसमें पुट करें t की जगह पे 0, x की जगह पे 0, तो आप निकालें c क्या निकलता है, c को जब आप निकालोगे तो वो निकलेगा 0। यानी आपको इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जो कंडीशन आपको गिवन थी उससे आपने एक कांस्टेंट का आंसर लेके आगे। अब इसी आंसर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो बस x प्लस 30t प्लस 0 होगा, तो वो x इज इक्वल टू 30t। ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन जिसको हम फैमिली ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, और ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। अब आपने आना है इस तरफ, जो आपको पूछा गया है कि आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है कि क्या डिस्टेंस होगा। तो आप इसमें 5 पुट करें, x इज इक्वल टू 30 इंटू 5, दैट इज x इज इक्वल टू 300 मीटर। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब इसमें जो कंडीशन गिवन है, ये वाली कंडीशन, इट्स डिस्टेंस इज 0 व्हेन टाइम इज 0, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें इनिशियल वैल्यूज गिवन होती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डेफिनेशन है, बुक से ली गई है। इसमें वही बताया गया कि वी ऑफन interested in solving the first order differential equation dy over dx is equal to f of x y subjected to a side condition y into x naught is equal to y naught। ठीक है, where x naught is a number in an interval and y naught is an arbitrary real number। अच्छा, solve this differential equation subjected to this condition is called initial value problem and the side condition is called initial condition। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रॉपर डिस्कस करूंगा इस पे। अभी तक आप यहाँ पे देखें, आपके पास जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपको उतनी ही इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी। नंबर्स ऑफ इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको नंबर ऑफ जो इनिशियल कंडीशन है वो कम है ऑर्डर के, तो आप उसको क्वेश्चन तो होगा लेकिन उसको आप प्रॉपर सॉल्व नहीं कर सकोगे, उसका आप पर्टिकुलर आंसर लेके नहीं आ सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का जो ना इशू होता है, इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू, इन दोनों में क्या फर्क होता है। इनिशियल वैल्यू को मैंने आपको बता दिया कि एक आपको वैल्यू गिवन होती है जो आप वैल्यू इक्वेशन में पुट करके आप उसका आंसर लेके आते हो। लेकिन बाउंड्री वैल्यू में ये होता है कि बाउंड्री वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज होता है, यानी आपको ये एक रीजन बताया जाता है, एक यानी यहाँ से लेके आपने यहाँ तक आना है। ठीक है, ये आपको x का एक वैल्यू गिवन है, इसके अंदर आपने सब कुछ ले लेना है, और ये जो वैल्यू होगी a लाइक और ये b वैल्यू होगी, ये आपकी जो वैल्यूज होंगी ये बाउंड्री वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसके अंदर आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन है। ठीक है, तो ये आपको रीजन गिवन होता है, और ये जो होता है एक पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट जहाँ पे x नॉट हो। ठीक है, और ऊपर आंसर एक आएगा, अगर आप इसको y कर दें तो यहाँ पे y नॉट एक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे y नॉट होगा, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा तो वो आपको ये कंडीशन गिवन है। लेकिन बाउंड्री वैल्यू में आप क्या बात करते हो, बाउंड्री वैल्यू में आप कहते हो कि ये पूरा रीजन x एक्सिस की ये वाला और y एक्सिस का भी कोई पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो कॉमन रीजन आएगा यहाँ पे वो बाउंड्री वैल्यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि बाउंड्री वैल्यू क्या होता है और इनिशियल वैल्यू क्या होता है। अच्छा, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, जो आपने पीछे इनिशियल वैल्यू आपको गिवन थी, इस फॉर्म में गिवन थी। अब यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमेशा जब भी आपको इस फॉर्म में आपको कंडीशन गिवन होगी तो उसमें आपने ये वाला जो नंबर होगा वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली हम x लेते हैं, बाज़ का y भी हो जाता है लेकिन यूजुअली हम x लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आप फंक्शन में पुट करते हो तो उसको जो प्रोसेसिंग करके आंसर आता है तो वो आपका यहाँ पे होगा।
ठीक है। इस जो आपके पास ये कंडीशन गिवन है, इसका मतलब है कि जब x 0 होगा तब y 1 होगा, x 0 y 1, तो एक आपके पास पॉइंट आ सकता है 0 1। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने वही एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है 3 और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा 5। इसी तरह यहाँ पे देखिए x of 3 इज इक्वल टू 9, यानी यहाँ पे 3 जो है वो y है, लेकिन ये y इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, जो भी ब्रैकेट के अंदर नंबर है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरह जो दूसरा नंबर होगा वो डिपेंडेंट होगा। अब इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से। लेट कर लेते हैं कि ये आपको एक सॉल्यूशन गिवन है किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये वाली गिवन है बल्कि, ठीक है। ये आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है, यानी c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी कर लो तो एक सॉल्यूशन, 2 कर लो तो एक और सॉल्यूशन, 3 कर लो तो एक और सॉल्यूशन। लाइक मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है कि व्हेन x 0 y इक्वल टू 3, x ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 0 3, ठीक है। ये आपको पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट को जब आप इस सॉल्यूशन में पुट करोगे तो तब आपके पास एक c का आंसर आएगा, c का आंसर आएगा 3 जब इसमें आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 3ex, ये आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशंस की फैमिली है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आपके पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यानी द लास्ट एक्सप्रेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ IVP, यानी आप इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं ऑफ IVP y प्राइम इज इक्वल टू y। और आपको जो कंडीशन गिवन है वो ये वाली, लेकिन लेट कर लेते हैं आपको जो कंडीशन गिवन है वो 0 3 की बजाय 1 3 हो, तो तब आंसर कुछ और होगा, तब आंसर कुछ और होगा। लाइक y ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 है, y की जगह पे आप 3 करेंगे और x की जगह पे 1 करेंगे, तब आपके पास आंसर c का ये वाला आएगा। इसको जब पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 3e की पावर x माइनस 1, तो ये सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सब्जेक्टेड टू थी इस कंडीशन के, यानी कंडीशन चेंज करने से आपके पास सॉल्यूशन का जो आंसर होता है वो डिफरेंट आ जाता है। वही बात मैं जो कर रहा था कि ये जो है फैमिली ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसमें आप कंडीशंस डिफरेंट करते जाओगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ये देखिए एक ये सॉल्यूशन आ गया और एक ये आ गया। इसी तरह आप कंडीशन और रख लो, 2 3 कर लो, 2 5 कर लो, कुछ भी कर लो, तो आपके पास आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा, उसका सॉल्यूशन भी आपने थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कि हम सॉल्व को कैसे करते हैं। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तब उसका एक सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा ये आपने कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको एक थ्योरम गिवन है जिसकी बेस पे जिसको हम यूज करके वो बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का जो थ्योरम है वो हमें क्या कहता है। कहता है कि लेट R बी अ रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइंड बाय A लेस देन एंड इक्वल टू X लेस देन एंड इक्वल टू B, C लेस देन एंड इक्वल टू Y लेस देन एंड इक्वल टू D। तो ये आपके पास एक फिगर में भी आपको बताया गया है कि X एक्सिस का A से B तक, Y एक्सिस का C से D तक, तो ये कॉमन रीजन जो होगा वो R होगा। अच्छा, ये आपके पास एक रीजन है जहां पे आपका जो फंक्शन का सॉल्यूशन है, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, उसका आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। यहाँ तक आपका उसका सॉल्यूशन आता है। अब आपने क्या चेक करना है, ये आपको फंक्शन ये रीजन कैसे मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जो उसका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किस एरिया में, किस रीजन में डिफाइन होता है, तब आपको ये रीजन मिलेगा और रेक्टेंगुलर रीजन आपको तब मिलेगा। अच्छा, जब आपको रीजन मिल गया अब आपने चेक करना है f ऑफ x y, यानी कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो चेक करनी है कि इस रीजन में डिफाइन है कि नहीं है। ये चेक करना है कंटिन्यूस है कि
नहीं है। और दूसरा क्या चेक करना है कि उसी फंक्शन का, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और देखना है कि वो जो पार्शियल f बाय पार्शियल y है उस रीजन में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। यहाँ पे भी आपने वही काम करना है। तो इफ f of x y and partial f by partial y both are continuous on that region, then there must be a unique function f of x and exist interval I centered at x naught I also satisfy initial condition। यानी कि वो जो इंटरवल है वो इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी इनिशियल कंडीशन इसी इंटरवल में होगी। वो कहना चाहता है कि देयर मस्ट बी यूनिक फंक्शन, यानी यूनिक सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट करता होगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज ये आपके पास एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो हमने पीछे एग्जांपल में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। इसमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। अच्छा, मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन है। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये किस एरिया में, किस रीजन में डिफाइन है। आई होप आप सब यही बताएंगे कि ये पूरी रियल लाइन पे एग्जिस्ट करता है, पूरी रियल लाइन पे डिफाइन है। x की कोई भी वैल्यू रख लें तो आपके पास एक आंसर आएगा, y की कोई भी वैल्यू रख लें तो आपके पास एक आंसर आएगा। यानी कि इसका जो रीजन होगा वो पूरा कार्टेशियन सिस्टम होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब आपने दूसरा पॉइंट क्या चेक करना होता है कि f ऑफ एक्स वाई को हमने उस फंक्शन के ही इक्वल पुट करना होता है। तो इस फंक्शन के इक्वल आपका आंसर आ गया f ऑफ एक्स वाई। अब मुझे ये बताएं f ऑफ एक्स वाई क्या उसी रीजन, जो सारा हमने रीजन कार्टेशियन है ना सिस्टम में, उस सारे रीजन में कंटिन्यूस है? तो जाहिर बात है कंटिन्यूस है, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो, यानी कि इसका मतलब है कंटिन्यूस है। एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब इसी को आपने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव अब लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो क्या 1 कंटिन्यूस है? x के कोई भी वैल्यू पुट कर दो, y के कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर तो आपके पास आता है, वो डिफाइन भी है, 1 एक आंसर है, ठीक है। तो कंटिन्यूस हुआ, यानी f ऑफ एक्स वाई और पार्शियल f और पार्शियल y दोनों कंटिन्यूस हुए। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन इस रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। Thus, according to the theorem, it must has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है ये हमने नहीं डिसाइड किया, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के हवाले से ही एक एग्जांपल है, y प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? आप सब मुझे यही बताएंगे कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो वो तो अंडर रूट में, इसका तो आंसर ही नहीं आएगा। और y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका अगर नेगेटिव हो तो वो भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कब एग्जिस्ट करते हैं? जब दोनों पॉजिटिव हों। अच्छा, हमने यानी कि हमें जो रीजन मिल गया वो दोनों पॉजिटिव कब होते हैं? ये वाला रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अच्छा, अब हमने f ऑफ x देखना है कहाँ पे कंटिन्यूस है। अच्छा, ये जो है ये भी तो जाहिर बात है अंडर रूट के अंदर है, तो ये इन दोनों का आंसर पॉजिटिव होगा तभी तो ये कंटिन्यूस होगा ना। इसका मतलब है कि ये भी इसी रीजन में करते हैं। और दूसरा, जब दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, यानी कि इस रीजन में भी ये कंटिन्यूस है। लेकिन हमारा मकसद तो ये जो जिस फंक्शन का जिस रीजन में जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है उसको हमने फोकस करना है, ठीक है। हमारा फोकस यहाँ पे है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन, ये जो फंक्शन है ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी कंटिन्यूस है, लेकिन उसको हमने इग्नोर करना, उसका हमारा काम नहीं है। हमने इसको डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। सॉरी, ये आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, ये जो आंसर है तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? कंटिन्यूस है कहाँ पे? तो ये भी जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करता। तो इसका ये कॉमन रीजन आ गया, यानी कि दोनों, यानी कि तीनों, बल्कि सॉल्यूशन भी उसी रीजन में, फंक्शन भी उसी रीजन में, और हमने जो फंक्शन का डेरिवेटिव लिया था वो भी उसी रीजन में। उसका मतलब है कि यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। ये आपका यूनिक सॉल्यूशन का जो थ्योरम है वो आपको इस तरह आपको बताते हैं।
आई होप आपको ये दो बातें जो हमने पढ़ी वो आपको समझ आ गई होंगी। वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, मस्ट लाइक एंड कमेंट द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।